हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कुलवी क्लासेस फॉर मैथ्स में। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की क्लास के साथ ही हम यहाँ पर इंटरमीडिएट की फिजिक्स की क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जिसके अंतर्गत आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। शुरू के 10 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस के रहते हैं इंटरमीडिएट में, और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एलटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एलटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो जिनको आप प्रिपेयर यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर जो है ये सारा सिलेबस जो है इंटरमीडिएट का है, 12th क्लास 11th और 12th से रिलेट करता है। तो इसलिए एनसीईआरटी का क्लास 11 12th का ही है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन 12th से हैं। तो जिन बच्चों ने टॉपिक पढ़े हुए हैं उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उनका एक रिवीजन भी होगा, और छोटे क्वेश्चन जो है बहुत दिक्कत करते हैं बोर्ड एग्जाम के दौरान या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान, तो उनके लिए हमें प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट, इसी पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं अर्धचालक की चालकता। देखिए स्टूडेंट, अर्धचालक क्या होता है कि वह पदार्थ जिसकी चालकता चालकों और कुचालक के बीच में होती है। चालक या सुचालक जिनको कहते हैं, और कुचालक के बीच में होते हैं, उनको अर्धचालक कहते हैं। तो अर्धचालक की जो चालकता होती है वो कहाँ कहाँ होती है? चालक और कुचालक के बीच में होती है। ठीक है स्टूडेंट, चालक और कुचालक के बीच में होती है अर्धचालक की चालकता। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण होता है आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है स्टूडेंट? आपके अर्धचालक होते हैं। आप इसका उदाहरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है डायोड। डायोड वाल्व और ट्रायोड वाल्व आपने पढ़ा होगा। पीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो आपके पास डायोड क्या है? पीएन डायोड है, और पीएनपी क्या है? ट्रायोड है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर डायोड का उपयोग जो किया जाता है वो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में होता है। अल्टरनेटिव करंट वो होता है जो जिसका धारा का मान बदलते रहता है। पहले क्या होता है, शून्य से अधिकतम तक जाता है और फिर वापस शून्य पर लौट जाता है, उसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। डायरेक्ट करंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसको डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास डायोड का उपयोग क्या किया जाता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए, यानी कि अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा डायोड का उपयोग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नंबर 3 आता है SCR का पूरा नाम क्या होता है? तो SCR जो है आपका एक जो है अर्धचालक का नाम है, तो ये अर्धचालक से रिलेट है। तो SCR का जो पूरा नाम होता है वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन, S फॉर सिलिकॉन, C फॉर कंट्रोल, और R फॉर होता है स्टूडेंट रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हम इसको कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट FET का पूरा नाम बताइए। तो FET का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का पूरा नाम होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है स्टूडेंट। F फॉर फील्ड हो गया, E फॉर इफेक्ट हो गया, और T फॉर होता है ट्रांजिस्टर। देखिए स्टूडेंट, आपको जब एग्जाम में आप बैठते हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं। आपके पेपर में भी 4 ऑप्शन आएंगे, तो वहाँ पर आपका ट्रांजिस्टर के जगह ट्रांसमीटर भी लिखा रह सकता है। ठीक है ना, और ट्रांसफॉर्मर भी जा सकता है, तो कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन आपको जब एक्यूरेट आंसर पता होगा तो वहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। तो आपको सीधे सीधा आंसर बनेगा FET का पूरा नाम जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, FET। अगला हमारा क्वेश्चन है LED जो लाइट होती है, आपके घरों में भी हैं। तो LED जो होते हैं, तो लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। जबकि आप जब कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे या आप पेपर में बैठेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें क्या होगा, जब 4 ऑप्शन दिए तो लाइट एमिशन डायोड भी दिया रहता है। ठीक है, लाइट एमिटेड डायोड, मतलब लाइट इमर्जेड डायोड, ऐसा भी दिया रहता है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से घुमा के दिए रहते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, अगला है कमज़ोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी होती है? तो कमज़ोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम है एम्पलीफायर। स्टूडेंट, आपने इंटरमीडिएट के फिजिक्स के अंतर्गत लास्ट टॉपिक पढ़ा होगा। कोरोना महामारी की वजह से ये टॉपिक अभी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसलिए जो बच्चे इंटर वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आप इंटर करने के बाद सीधे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहाँ कोई कोरोना से रिलेटेड पॉइंट आउट नहीं होगा, वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कमज़ोर इनपुट सिग्नल को
प्रबल आउटपुट में परिवर्तित करने का जो काम करता है उसको कहते हैं एम्पलीफायर। आप उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे हम एम्पलीफिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, आपका स्पीकर लगे रहते हैं, ठीक है ना। स्पीकर रहते तो वहाँ पे एम्पलीफायर लगा के क्या कर दिया, तो वहाँ तो वॉल्यूम बहुत कम रखी रहती है, लेकिन स्पीकर से आवाज़ क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, सुनाई देती है। वो करता कौन है, वो एम्पलीफायर करता है ये काम, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे हम घरों में टीवी वगैरह चला देते हैं और मोबाइल से ही चलाते हैं, मोबाइल से गाने चलाते हैं, तो मोबाइल में तो हम वॉल्यूम को बहुत कम रखते हैं, लेकिन जो आपका एम्पलीफिकेशन के द्वारा वो जो स्पीकर पर आवाज़ आती है वो बहुत तेज़ आती है, तो इसको कहते हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है ना स्टूडेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये काम जो है एम्पलीफायर करता है। एम्पलीफायर आपने देखे होंगे, बड़ा सा होता है बॉक्स, और उसके अंदर उसमें वॉल्यूम चेंज करने का, आवाज़ चेंज करने का, और उसके जो फ्रीक्वेंसी है उसके लेवल को चेंज करने का, है ना, ये सब कुछ उसके अंदर होता है। तो कमज़ोर इनपुट सिग्नल को प्रबल आउटपुट में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सी है, वो है एम्पलीफायर, ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है थायरिस्टर किसे कहते हैं। भाई थायरिस्टर क्या है, थायरिस्टर क्या होता है, एक SCR है। SCR का मतलब सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। तो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो हमने पहले भी पढ़ा है, SCR का पूरा नाम पढ़ा है। तो ये जो सिलिकॉन की बनी हुई जो रेक्टिफायर बनाता है, जो अर्धचालक होता है, उसको थायरिस्टर भी कहते हैं। समझ गए ना। तो जो सिलिकॉन से बना हुआ अर्धचालक है उसका नाम, दूसरा नाम क्या है, उसको हम थायरिस्टर भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अगला है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है स्टूडेंट, वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं। कि प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी एक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखे किसी दूसरे परिपथ में अपने आप ही धारा आ जाती है। यानी कि उसमें क्यों आती है, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, ठीक है। किसी एक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उसके समीप रखे दूसरे परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण स्वतः ही धारा जब आ जाती है तो उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है। एक के कारण दूसरे में स्वतः ही धारा आ जाना, प्रेरित हो जाना, प्रेरण का मतलब प्रेरित होना, साफ समझिए। तो अन्योन्य प्रेरण, दूसरे के कारण प्रेरित होना। तो दूसरे के कारण अगर एक में धारा आ जाती है तो इट मीन्स वो है अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें दो कुंडलियाँ होती है, एक प्राथमिक कुंडली एक को कहा जाता है, एक को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। तो प्राथमिक कुंडली को तो हम मेन स्विच से जोड़ते हैं जहाँ से करंट आता है, यानी कि उसको हाइडल के आप सिस्टम से जोड़ देते हैं। तो ट्रांसफार्मर, और द्वितीयक जो कुंडली होती है उसमें प्राथमिक कुंडली के कारण स्वतः ही धारा आने लग जाती है, करंट उसमें स्वतः ही आ जाता है, तो इसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला है ट्रांसफार्मर किस प्रकार के करंट का पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है AC करंट पर कार्य करता है। ये ट्रांसफार्मर जो होता है स्टूडेंट, ये आपको बेसिक में एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपके टॉपिक के अंदर। ट्रांसफार्मर क्या होता है कि ये उच्च विभव वाली निम्न प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली उच्च प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, ठीक है। नहीं, निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित कर देता। तो निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करेगा। और इसको हम कहते हैं, आपके दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक ऊंचाई होता है, एक अपचाई होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर तो ये करता है कि जो निम्न ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, उसको हम कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरे प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर ठीक इसका अपोजिट कार्य करता है। तो इसमें दोनों स्थितियों में कौन सा करंट काम करता है, AC करंट काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो करंट कार्य करता है स्टूडेंट, वो होता है AC करंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सभी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए भी। आप JEE मेंस का दे दीजिए, आप IIT का दीजिए, आप पॉलीटेक्निक का दीजिए, आप इंटरमीडिएट का दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को दीजिए, ये क्वेश्चन आपका साथ कहीं नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं के बेस पर आपके आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम तैयार होगा। समझ रहे हैं स्टूडेंट, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें साइंस आता हो वो उसमें ये क्वेश्चन पक्का आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है स्टूडेंट, वो 90% से 98% तक होती है। तो ट्रांसफार्मर इतना पावर एनर्जेटिक होता है, इतनी दक्षता रखता है कि वो जो है 90 से लेके 98% तक इसकी दक्षता होती है। तो इसकी दक्षता का जो सूत्र होता है स्टूडेंट, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, यानी कि निर्गत शक्ति बट्टे निवेशी शक्ति गुणा 100। निर्गत शक्ति बट्टे निवेशी शक्ति गुणा
100, ये इसका सूत्र होता है किसका, ट्रांसफार्मर की दक्षता का। या इसको हम कह सकते हैं N इज इक्वल टू P2/P1, ठीक है ना, जो निर्गत शक्ति है P बटे निवेशित शक्ति इंटू 100, ठीक है। इसको इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, ये देखो एन की तरह बनाते हैं ये इस तरीके से, तो इसको दक्षता कहते हैं, ट्रांसफार्मर की क्या कहते हैं, इसको दक्षता कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ठीक है, ये समझ में आ रहे होंगे आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनको आप बिल्कुल केयरफुली अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, और बढ़िया तरीके से इनको करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद जो भी एग्जाम होते हैं इंटरमीडिएट साइंस स्टूडेंट के लिए, वो सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, स्टूडेंट विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, ठीक है। और वैद्युत सेल क्या होता है, वैद्युत सेल जो है आपका क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। समझ रहे स्टूडेंट, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, और आपका जो विद्युत सेल होता है वो क्या करता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है स्टूडेंट। और जो आपका बस यही चीज़ें हैं। अगला है SMPS का फुल फॉर्म क्या है, तो ये तो फुल फॉर्म है स्टूडेंट, इसको तो याद करना पड़ेगा। SMPS की जो फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट, SMPS की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्टूडेंट समझ गए होंगे, SMPS की फुल फॉर्म होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। ये देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है SMPS, ठीक है। ये LT में भी आया हुआ है एक बार बीच में पहले, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है बिग बैंग, देखो ये नाम बिल्कुल सुनने में अलग ही है, बिग बैंग सिस्टम। बिग बैंग सिस्टम क्या है, बिग बैंग सिस्टम क्या है स्टूडेंट, तो ये सिस्टम किससे संबंधित है, तो ये संबंधित जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, और 1927 में शुरू हुई थी। इसको जो बताया था जॉर्ज लेमेत्री ने बताया था। किसने बताया था, बिग बैंग का जो सिस्टम बताया था, किसने बताया था, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, एक तो यूनिवर्सल की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, और किसने बताया था, जॉर्ज लेमेत्री ने। किसने बताया था, जॉर्ज लेमेत्री ने, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखिए आकाशगंगा या मिल्की वे, आकाशगंगा आपने सुना ही होगा नाम, आकाशगंगा, मिल्की वे, क्षीरमार्ग या मंदाकिनी के आकृति को क्या कहते हैं। तो इसकी जो आकृति होती है, आकाशगंगा की जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है, स्पाइल, क्या कहलाती है, सर्पिला, ठीक है, सर्पिला होती है। गैलेक्सी, इसको सर्पिला गैलेक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको आकाशगंगा जो मिल्की वे होता है उसको गैलेक्सी भी कहते हैं, सर्पिला या स्पाइल भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, तारों का रंग क्या इंगित करता है। देखो अगर हम आसमान में देखते हैं तो तारे दिखाई देते हैं रात के समय में, उनके कलर पर डिपेंड करता है कि वो किस कलर के हैं, तो वो कलर से उनकी क्या पता चलता है, उनके टेम्परेचर का पता चलता है स्टूडेंट, कि वो कितने तापमान रखते हैं, उसके तापमान का पता चलता है। तो तारों का रंग क्या इंगित करता है, ये बताता है टेम्परेचर को, तापमान को बताता है तारे के, ठीक है नहीं। अगला है, सूर्य हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है। तो हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है सूर्य, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। 25 करोड़ जो है साल लगते हैं सूर्य को हमारे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में। कितना समय लगते हैं, 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, 25 करोड़ ईयर स्टूडेंट, ठीक है, 25 करोड़ ईयर, इतने साल लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के कारण कौन सी खगोलीय घटना होती है। तो जो तारों के कारण खगोलीय घटना होती है उसको हम कहते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल किसके कारण होता है, तारों के कारण, इस घटना को हम ब्लैक होल कहते हैं। ये तारों के कारण होने वाली खगोलीय घटना होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। अगला है, ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने दिया था। देखो कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ब्लैक होल का जो सिद्धांत दिया था, जो तारों के कारण खगोलीय घटना, इसका जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था, ये दिया था एस चंद्रशेखर ने। किसने दिया था स्टूडेंट, एस चंद्रशेखर ने, ठीक है। अगला है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था स्टूडेंट, वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने।
तो सापेक्षता का सिद्धांत तो आपको याद ही होगा, कक्षा 11 में भी आप पढ़ते हैं इसको, और कक्षा 12 में तो इसका बहुत कम यूज है, लेकिन 11 में इसको पढ़ा जाता है। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था वो चंद्रशेखर ने दिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट, तारों के कारण कौन सी खगोलीय घटना होती है उसको ब्लैक होल कहते हैं। जो तारों के कारण जो घटना होती है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, उसको कहा जाता है ब्लैक होल। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है स्टूडेंट, इसको आप मिस ना करें, इसको आप अवश्य पढ़ें। ठीक है, इसको अपने साथियों तक भी पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और उनसे जो है लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहें। ठीक है ना, जिससे उनके तक ये नोटिफिकेशन कंटिन्यू हमारा पहुंचते रहे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ध्वनि तरंगें जो हैं किस प्रकार की तरंगें होती हैं? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य होती हैं। ठीक है ना, जो हमारी जो साउंड जो हमारी है, जो हमारी ध्वनि है, वो उससे जो तरंगें निकलती हैं वो तरंगें होती हैं स्टूडेंट अनुदैर्घ्य तरंगें। कैसी तरंगें होती हैं? ये तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें होती है ना, आपने पढ़ा होगा अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें। अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए आप ये चीज़ आपके बेसिक क्लियर भी रहते हैं पहले से ही। तो जो ध्वनि तरंगें हैं ये हम इस समय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है वो आपका रिवाइज हो रहा है। हर चीज़ के आपके एक एक दो दो क्वेश्चन हर चीज़ से निकल रहे हैं, तो इट मीन्स आपका पता चलता है कि आपको कितना आता है। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती है? तो ये अनुदैर्घ्य होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, आपने प्रकाश की चाल भी पढ़ा होगा, ध्वनि की चाल भी पढ़ा होगा। तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है ना, तो वायु में ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में 332 मीटर चल सकती है ध्वनि। तो ध्वनि की चाल बहुत तेज़ है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग कहीं भी अगर आवाज़ देते हैं, लेकिन प्रकाश की चाल के कंपेयर में ध्वनि की चाल कम होती है। क्योंकि प्रकाश जो है आपने देखा होगा जब भी बरसात के टाइम पे जब कड़ाके पड़ते हैं तो उस समय आपने देखा होगा कि आपको बिजली चमकते हुए दिखाई देती है पहले, और आवाज़ गर्जन की आवाज़ फिर बाद में आती है। आपने जजमेंट किया होगा जब भी कड़ाके पड़ते हैं और आसमान में बिजली चमकती है तो बिजली तो हमको पहले दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल ज़्यादा है, और ध्वनि जो है बाद में भड़ाम करके आवाज़ बाद में आती है। सुना होगा आपने। तो प्रकाश की चाल जो होती है स्टूडेंट, प्रकाश की चाल आपने देखा होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी है, और ये कितना है केवल ध्वनि की चाल कितनी है वायु में? 332 मीटर प्रति सेकंड। तो उसके कंपेयर में तो बहुत ही कम है। ठीक है स्टूडेंट। अगला है ध्वनि की गति पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है? देखो, जब हमारी ध्वनि जो है, हमारी जो आवाज़ है, उस आवाज़ की गति पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर तापमान अधिक है, देखिए, तो माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो ध्वनि की गति क्यों बढ़ती है? क्योंकि तापमान में जब वृद्धि हो जाती है तो आप समझ सकते हैं तापमान में वृद्धि होने पर जो वायु के कण होते हैं या माध्यम के जो कण है किसी भी माध्यम में, उसके कण जो है दूर दूर होने लग जाते हैं। तो माध्यम के कण जब दूर दूर होने लग जाएंगे स्टूडेंट, तो जब माध्यम के कण दूर हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसमें जो है ध्वनि बहुत आसानी से गमन कर लेती है। ठीक है ना, हमारे पास 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, तो ठोस, द्रव और गैस। अब उसी में से अगर हम जिस माध्यम को बीच में रखेंगे और तापमान बढ़ने पर आपको पता है ठोस पिघलता है। ठीक है नहीं, तो उसमें भी ध्वनि के उसमें पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, तो ध्वनि बहुत आसानी से गमन कर लेगी। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, उस ध्वनि की विशेषता का नाम बताइए जो गंभीर ध्वनि को नीरस या नीरस ध्वनि को अलग करती है। तो उस ध्वनि का नाम बताना है जो गंभीर ध्वनि को क्या करती है, गंभीर या नीरस ध्वनि से अलग करती है। तो ऐसी ध्वनि को कहते हैं पिच ध्वनि। ठीक है ना, यानी कि पिच ध्वनि क्या है कि जो हमारी जो ध्वनियाँ हैं, जो हम बोल रहे हैं, इस ध्वनि में से कौन सी ध्वनि को अलग करती है, नीरस ध्वनि से अलग कर देती है। किस प्रकार की ध्वनि को? गंभीर ध्वनि को। तो ऐसी ध्वनि को कहते हैं हम, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं पिच ध्वनि। ठीक है ना स्टूडेंट, तो पिच ध्वनि अलग कर देता है और नीरसता अलग हो जाती है, गंभीरता अलग हो जाती है। किस परिघटना के कारण दिन की अपेक्षा रातों में अधिक दूरी पर ध्वनि सुनाई देती है? तो रातों में आपने देखा होगा दिन की अपेक्षा आवाज़ जो है ज़्यादा दूर तक जाती है रात में, क्योंकि एक तो हम इसका कारण बता सकते हैं कि ये जो है आपका वातावरण के शांत होने के कारण, क्योंकि वातावरण शांत रहता है तो जिस कारण से ध्वनि जो है बहुत आसानी से गमन कर लेती है। लेकिन दूसरा क्या है, इसका मेन कारण क्या है, अपवर्तन के कारण। भाई अपवर्तन की घटना आपने पढ़ी है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में
आराम से चली जाती है किरणें, और ध्वनि के साथ भी ऐसी होता है। तो इसलिए रातों में जो है अधिक दूरी तक ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है। अगला है सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ये लाया जाता है नौसेना के द्वारा। सोनार सिस्टम कहाँ होता है, समुद्र में। समुद्री सिस्टम को क्या कहते हैं, सोनार सिस्टम कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है ना, समुद्र के अंतर्गत जो आपके होते हैं समुद्री जहाज़, तो समुद्री जहाज़ के अंतर्गत लगा होता है सोनार सिस्टम। ठीक है, समुद्री जहाज़ के अंतर्गत क्या लगा होता है, सोनार सिस्टम लगा होता है। तो सोनार सिस्टम के अंतर्गत जो है उसको जो है हम क्या यूज़ करते हैं, नौ संचालकों के द्वारा सोनार सिस्टम यूज़ किया जाता है। सोनार में हम प्रयोग करते हैं, तो सोनार सिस्टम के अंदर क्या स्टूडेंट क्या यूज़ किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का यूज़ किया जाता है। तो पराश्रव्य तरंगे, क्योंकि सोनार सिस्टम तो आपको पानी के अंदर चलता है ना, तो उस स्थिति में क्या है स्टूडेंट, तो उसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, इसका मापन होता है ऑडियोमीटर द्वारा। ध्वनि की तीव्रता का मापन किससे होता है स्टूडेंट, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर। अब आप देखे होंगे जब आपने मोबाइल में भी आप यूज़ करते हैं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग आता है, तो उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दी, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ऑडियो मीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। न्यूटन के पहले नियम का नाम क्या है। तो पहले नियम न्यूटन का क्या है भाई स्टूडेंट, देखो ऐसे क्वेश्चन परेशान करते हैं। न्यूटन के 3 नियम हैं, तो पहला नियम कौन सा है, जड़त्व का नियम है, और दूसरा और तीसरा क्या है वो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट, क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम है एक में। ठीक है नहीं, तो ये है, तो आपका ये पहला नियम क्या हो गया, जड़त्व का नियम हो गया। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो जो रेलगाड़ी नज़दीक को आती है तो उसके सीटी की आवृत्ति क्षमता बढ़ती जाती है, हमें आवाज़ बहुत तेज़ लगने लग जाती है। तो क्यों लगती है भाई, इसका कारण है डॉपलर प्रभाव के कारण। अब पेपर में बहुत सारे उदाहरण दे देता है कि फलाने प्रभाव के कारण, इसके कारण, उसके कारण, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है नहीं, बहुत सारे परसेंटेज के मामले में भी एक एक नंबर से बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और जिनकी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, जो लोग जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उम्मीद है सब लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, बहुत अच्छे से फिजिक्स की अपनी तैयारी कर लेंगे। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये कण क्या कहलाते हैं। प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों का मिलकर बना होता है, इसको कहते हैं फोटोन कहते हैं। ये टॉपिक आप पढ़ते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, इंटरमीडिएट के अंतर्गत प्रकाश वैद्युत प्रभाव में। ठीक है ना, तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। ठीक है ना, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा होती है, जो जिस पदार्थ पर गिरती है उसको अपनी ऊर्जा दे देता है ना, जिससे वो पदार्थ गर्म होने लग जाता है। आपने पढ़ाई हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव से है, तो इसको कहते हैं फोटोन। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ये कण क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, ये कहलाते हैं फोटोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था वो हाइगेंस ने किया था स्टूडेंट। ठीक है ना, हाइगेंस का प्रकाश तरंग सिद्धांत, हाइगेंस ने एक तरंग सिद्धांत दिया था जिसे हाइगेंस का प्रकाश तरंग सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश के विकिरण की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। तो प्रकाश जब चलता है वो तरंग और कण दोनों के समान चलता है, यानी कि तरंग के रूप में भी प्रकाश चल सकता है और कणों के रूप में भी चल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। भाई चुंबकीय फ्लक्स आपने पढ़ा है, वैद्युत फ्लक्स भी पढ़ा होगा, चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ा होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वेबर होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने का यंत्र कौन सा है, वो सोनार है। ठीक है, डायनामो की ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनामो परिवर्तन करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश के कण प्रकृति के कारण, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है किससे होता है, प्रकाश की कण प्रकृति के कारण होता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य घटती है भाई। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लेंगे। जब किसी कण इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है तो उसकी डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है, घट जाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है, किसके समानुपाती, आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है स्टूडेंट। ठीक है नहीं, तो इस तरीके से आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे से आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर इनको नोट्स बनाइए, है ना, और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। मजबूत प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है। और जिस भी एग्ज़ाम को आप देंगे बाद में उसको आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एलटी एग्ज़ाम जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं एलटी मैथमेटिक्स से, उनके लिए फिजिक्स के अंतर्गत ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप इनको बिल्कुल 100% तैयार करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अपने साथियों को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक दोस्तों तक इसको पहुँचाइए वीडियो को, ठीक है, जैसे अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। और आप सभी स्टूडेंट्स को आगामी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट।